चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहेगा। ठीक है, चलो सबसे पहला सवाल हमको यहां पे समझना है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। जनरल टर्म्स में हम प्रोडक्शन किसे बोलेंगे, कोई भी चीज बनाना है ना, मैन्युफैक्चरिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। बट इकोनॉमिक सेंस के अंदर प्रोडक्शन का डेफिनेशन थोड़ा सा क्या है, अलग है। इकोनॉमिक्स में ये लोग क्या बोलते हैं, हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे आप इनपुट से क्या कर रहे हो, आउटपुट बना रहे हो, है ना, इनपुट को आप आउटपुट में क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उससे क्या होगा सर, उससे यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है ना। जो भी पर्सन उस आउटपुट को यूज करेगा, इनपुट से आउटपुट जो बना, उस आउटपुट से किसी ना किसी को क्या मिलना चाहिए, यूटिलिटी मिलना चाहिए, तब हम उसको क्या नाम देंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे, राइट। एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे इनपुट में, इनपुट से क्या बनेगा सर, आउटपुट बनेगा, और उससे लोगों को क्या मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा, तो उसे क्या नाम देंगे, प्रोडक्शन। ओके, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच क्रिएट्स यूटिलिटी और विच एड्स यूटिलिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं इन इकोनॉमिक्स। यस और नो, यस। अच्छा सर, किसी भी कंट्री का जो प्रोडक्शन है ना, उस कंट्री पे डिपेंडेंट होता है उस कंट्री का डेवलपमेंट। ठीक है, जो भी कंट्री के पास में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है या फिर अच्छी क्वालिटी का होता है ना, उस कंट्री का डेवलपमेंट भी क्या होता है, फास्ट होता है और अच्छा होता है। यस और नो, यस। सो सर, प्रोडक्शन और आपका जो कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या चलता है, हैंड बाय हैंड चलता है। प्रोडक्शन अच्छा रहेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा, वरना अच्छा होगा क्या, नहीं होगा, राइट, दैट इज द पॉइंट। ओके सर, यूटिलिटी का मतलब क्या है और यूटिलिटी किस तरीके से ऐड होता है। ठीक है, हर चीज जिससे आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। एनीथिंग विच सेटिस्फाइज योर वांट, उसे क्या बोला जाएगा, यूटिलिटी बोला जाएगा। सर यहाँ पे एग्जांपल्स बात करते हैं। ठीक है, लेट्स से हमने क्या किया, जो वुड है ना, अपने नेचुरल रिसोर्स है, जो जंगल में जाके अपन ने क्या लाया, लकड़ी लाया, उस लकड़ी से अपन ने क्या बना दिया, फर्नीचर बना दिया, बैठने के लिए बेंच बना दिया, टेबल बना दिया। ठीक है, ये सब चीजें जो आप बना रहे हो, लकड़ी इज रॉ मटेरियल, है ना, उससे आपने क्या बनाया, बेंच बनाया, टेबल बनाया, चेयर बनाया, और एनी लेट से पलंग वगैरह बना लिया। तो इससे क्या हुआ सर, ये इनपुट से आउटपुट बना, और उससे क्या होगा सर, यूटिलिटी क्रिएट होगा, लोग उसको यूज करेंगे बैठने के लिए, सोने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। यस और नो, यस। तो ये एक्टिविटी जो है, इनपुट से आउटपुट बनाने का जो एक्टिविटी है, वो क्या माना गया, प्रोडक्शन माना गया, है ना। यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे अपन सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहे हैं, है ना। पहले वो क्या था, दैट इज रॉ वुड था, अभी वो क्या बन गया, फर्नीचर बन गया। सो ये क्या हो गया, फॉर्म चेंज हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज का जब आप फॉर्म चेंज करते हो और उससे अगर यूटिलिटी क्रिएट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। ओके, और ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को नाम क्या देंगे अपन, प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बात किया अबाउट द प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, जब कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा दी जाती है, या फिर एक जगह से उसको दूसरे जगह पे भेज दिया जाता है, और उससे क्या होता है, उसका यूटिलिटी क्रिएट होता है, तो हम उसे क्या नाम देते हैं, प्लेस यूटिलिटी। अच्छा, ये भी प्रोडक्शन है क्या, यस, दिस इज ऑल्सो प्रोडक्शन। लेट्स से जो मिनरल ऑयल्स वगैरह है, जो अंडर द अर्थ, मतलब अर्थ के जो सरफेस है उसके नीचे, है ना, अपन ने क्या किया, उनको वहां से एक्सट्रैक्ट किया और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भेज दिया, तो ये एक्टिविटी भी क्या माना जाएगा, प्रोडक्शन माना जाएगा। जो एक्सट्रैक्शन आपने किया ना मिनरल्स का और कोल का, ये सब क्या माना जाएगा, प्रोडक्शन माना जाएगा। यस और नो, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे प्लेस चेंज होने से, जो भी इनपुट से, इनपुट का प्लेस चेंज होने से क्या हो रहा है, उसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है। यस और नो, है ना, तो दैट इज योर प्लेस यूटिलिटी। लेट्स से जो कश्मीर के अंदर एप्पल्स वगैरह आ रहे हैं या स्ट्रॉबेरीज आ रही है, वहां पे लोगों को उसका उतना यूज नहीं है, या फिर लोग उसका उतना लेट्स से खाते नहीं होंगे उसको, बट वही चीज क्या महाराष्ट्र में ज्यादा खाई जाएगी क्या, यस। तो उसका प्लेस जो कश्मीर है, कश्मीर से चेंज करके महाराष्ट्र कर दिया गया, तो इससे क्या हो गया सर, यूटिलिटी ऐड हो गई या यूटिलिटी क्रिएट हो गई, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट अपन ने बात किया अबाउट द टाइम यूटिलिटी। टाइम ऑफ कंजम्पशन अगर आप चेंज कर देते हो, उससे भी क्या होता है सर, यूटिलिटी क्रिएट होता है ना। लेट्स से अगर किसी को ना आम खाना बहुत ज्यादा पसंद है और उसको हर सीजन आम मिलने लगे, तो क्या उसको अच्छा लगेगा क्या, यस, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो है मैंगोस को प्रिजर्व करते हो, या फिर मैंगो का जो पल्प है उसको आप प्रिजर्व करते हो, और जब मैंगो का सीजन खत्म हो जाता है तब आप उसको क्या करते हो, मार्केट में सप्लाई करते हो। तो ये भी क्या है, ये भी प्रोडक्शन है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने जो इनपुट से, जो रॉ मटेरियल है, उसका ना टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज कर दिया। जब मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तब किसके पास है,
आपके पास है, तो इससे क्या हो गया, टाइम चेंज करने से यूटिलिटी क्रिएट हो गया, है ना। पहले तो सबके पास था तो नॉर्मल ज्यादा यूटिलिटी नहीं थी, बट जब कहीं भी नहीं है तब अपने पास में है, तो इससे क्या हो गया, यूटिलिटी एड ऑन हो गया, तो इससे क्या बोलेंगे अपन, टाइम यूटिलिटी बोलेंगे। टाइम ऑफ कंजम्पशन, जब रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है उसको एनी टाइम अवेलेबल करवा के देना, अगर उससे यूटिलिटी क्रिएट होती है तो हम उसको क्या नाम देंगे, टाइम यूटिलिटी बोलेंगे। तो ये भी क्या है सर, ये भी प्रोडक्शन माना जाएगा, जो आपने स्टोर किया और उसको जो आपने देन बेचा है। वेयर हाउसिंग अगर आप करते हो, है ना, स्टोरेज अगर आप करते हो तो उसको भी क्या मानेंगे, प्रोडक्शन मानने वाले इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। सर्विस यूटिलिटी, राइट, किसी भी पर्सन के पर्सनल स्किल्स, किसी भी पर्सन का अगर आप सर्विस कंज्यूम कर रहे हो उसको भी हम क्या मानते हैं, यूटिलिटी। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपका चेकअप किया, आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, वो भी क्या है, प्रोडक्शन है ना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हो, फिर किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो, उससे आपने कंसल्टेंसी लिया, है ना, उसने आपको पूरा ज्ञान बांटा, वो भी क्या है, अगेन प्रोडक्शन है ना। टीचर तुमको पढ़ा रहे क्लास के अंदर, ये भी क्या है, प्रोडक्शन है। अपने पर्सनल स्किल्स का यूज करके वो आपको क्या कर रहे हैं, नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, सो वो सब क्या है, वो सब सर्विस यूटिलिटी में कंसिडर किया जाएगा। जो सर्विस आपको मिल रही है और उससे आपके लिए क्या हो रहा है, ये एक यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी प्रोडक्शन एक्टिविटी माना जाता है इन इकोनॉमिक्स सेंस, ठीक है। यस, सो ये सब क्या है सर, ये सब प्रोडक्शन है। सर ये सब प्रोडक्शन करने के लिए अपने को किसकी जरूरत है, अपने को जरूरत है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट्स भी बोलते हैं। सर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन सी चीजें आएंगी, चार फैक्टर्स की अपन बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका लैंड, सेकंड इज योर लेबर, थर्ड इज योर कैपिटल एंड फोर्थ इज योर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सर लैंड किसे बोला जाएगा, एनीथिंग जो कि अपने अर्थ के सरफेस के ऊपर है, अर्थ के सरफेस के नीचे और अर्थ के सरफेस के अबव द लैंड, बिलो द लैंड, ऑन द लैंड, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, सभी चीजें क्या है, लैंड है। सर इसके अंदर सॉइल भी आएगा, इसके अंदर वाटर भी आएगा, एयर भी आएगा, ट्रीज भी आएंगे, है ना। जो मिनरल्स है सॉइल के अंदर वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। हर वो चीज जो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, सभी चीजें क्या है, लैंड का पार्ट माना जाता है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो वो सब क्या है सर, सब लैंड है ना। जो भी झाड़ है वो भी लैंड है, जो सूरज है, जो पंछी है, जो चांद है, जो हवा है, जो पानी है, वो सब क्या है, लैंड माना जाता है, राइट। लैंड को हम क्या मानते हैं सर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर माना जाएगा, राइट। लैंड को किसी ने बनाया है क्या, नहीं, हमारे दादा परदादा ने अपने लिए छोड़ के गई है, बट उन्होंने बनाई थी क्या, नहीं, उनको भी अवेलेबल ऑलरेडी मिली थी, राइट। तो लैंड क्या है, लैंड ये नेचर ने अपने को दिया हुआ एक फ्री वाला गिफ्ट है, इसको हम खरीद के किसी से नहीं लेके आए, राइट। फ्रॉम द, अगर इस शुरुआत इनिशियल की बात करें तो आज के डेट में अगर आपको लैंड लेनी तो आपको खरीदनी पड़ेगी, बट ऑलरेडी आपके दादा परदादा ने आपके लिए क्या रखी है, छोड़ के गई है, उन्होंने किसी से खरीदी थी क्या, नहीं, नेचर में उनको फुकट में मिली थी, यस और नो, यस। तो लैंड क्या होता है, लैंड एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। सेकंड, लैंड का सप्लाई कैसा है, बिल्कुल भी फिक्स होता है, ठीक है। अगेन यहां पे अपन दो बातें करते हैं, लैंड का सप्लाई अगर अपन इकोनॉमी सेंस में बात करें तो कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, आप उसको चेंज कर सकते क्या, नहीं, कोई कितना भी प्राइस दे दे भाई आप उसको बढ़ा नहीं सकते। इकोनॉमिक सेंस में लैंड का सप्लाई बिल्कुल भी क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। बट अगर इंडिविजुअल की बात करूं तो रिलेटिवली इलास्टिक है, अगर कोई मुझे ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाए तो मे भी मैं अपने लैंड का सप्लाई क्या कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। कितना बढ़ा सकते हैं सर सप्लाई, स्टॉक के जितना, आपके पास जितना स्टॉक है आप उतना ही क्या कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो, उससे ज्यादा सप्लाई कर सकते हो क्या, नहीं, है ना। तो बहुत ज्यादा मैटर है, ठीक है। सो सप्लाई ऑफ लैंड कैसा होता है, बिल्कुल भी फिक्स्ड होता है, वो चेंज होता है क्या, नहीं होता, राइट। ये सेकंड फीचर है। थर्ड फीचर अपन ने क्या बोला था, इट इज परमानेंट एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। लैंड के अपनी जो भी उसकी जगह है ना, जो लोकेशन है वो कभी छोड़ता है क्या, नहीं, उसकी जगह बिल्कुल भी परमानेंट है। और इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब सर उसको कोई उद्ध्वस्त कर सकता है क्या, नहीं, लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होगी है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, बॉम्ब से उड़ा सकते हो, लेकिन लैंड को बॉम्ब से उड़ा सकते क्या, नहीं, है ना। लैंड वहीं का वहीं रहेगी, लैंड में खड्डा बन सकता है लेकिन लैंड कहीं जाने वाली है क्या, नहीं, राइट, वो वहीं पे रहेगी। परमानेंट और इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर होता है किसका, लैंड का। ये किसने बोला था, डेविड रिकार्डो, इन्होंने हमको ये बात बताई है, ठीक है। फोर्थ फीचर लैंड का क्या बोला है,
लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड खुद से कुछ भी करता है क्या प्रोडक्शन? नहीं, कोई ना कोई ह्यूमन रिसोर्स उसके ऊपर जब वर्क करेगा तभी जाके वहां से क्या निकलेगा? प्रोडक्शन निकलेगा, वरना निकलने वाला है क्या? नहीं। सो लैंड इज अ पैसिव फैक्टर, नॉट अ एक्टिव फैक्टर। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोला है? लैंड इमोबाइल है। इमोबाइल मतलब सर वो अपनी जगह बदल नहीं सकता, राइट? उसकी जो जगह है वो बिल्कुल भी क्या है? फिक्स है, वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? लैंड हैज मल्टीपल यूजेस। आपकी मर्जी आपको जमीन किस चीज के लिए यूज करनी है, आइदर फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, आइदर फॉर बिजनेस पर्पस, आइदर फॉर फार्मिंग। आपको क्या करना है, किसकी मर्जी है? आपकी मर्जी है ना? यस और नो? यस। ठीक है। सो लैंड हैज अ मल्टीपल यूजेस। एंड लास्ट क्या बोला था? लैंड कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। क्या हर एक लैंड सेम है क्या? नहीं, लैंड में डिफर इन साइज, इन शेप, इन कलर, है ना? हर चीज में क्या होगा? लैंड डिफरेंट होता है। मेरे पास जो जमीन है और आपके पास जो जमीन है वो एक जैसी नहीं होगी, है ना? वो अलग होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? अलग है, कहीं ना कहीं क्या है? वो अलग है। ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ लैंड। ओके, सेकंड अपन बात करते हैं अबाउट द लेबर। लेबर किसे बोला जाएगा सर? ओके, जो भी पर्सन मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन करता है, किस लिए? रिवॉर्ड पाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? लेबर। ठीक है। लेबर डजंट मीन अ ह्यूमन बीइंग। ओके, लेबर किसे बोला जाएगा? लेबर मींस नंबर ऑफ आवर्स ही वर्कड। जो काम उसने किया है उसको हम क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। और काम करने वाले को हम क्या बोलेंगे? लेबरर बोलते हैं। यस और नो? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेबर किसे बोला जाएगा? लेबर मतलब जो वर्क उसने किया है, और वर्क करने वाले का नाम क्या है? लेबरर होता है। ठीक है। यस। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ काम करेगा तो चलेगा क्या? नहीं, क्या होना चाहिए? उस काम के बदले में पैसा भी मिलना चाहिए, तभी उसको क्या मानेंगे? लेबर मानते हैं, है ना? वरना अपने घर पे जो अपने मम्मी लव एंड अफेक्शन में अपने लिए काम कर रहे वो क्या लेबर है क्या? नहीं है, राइट? अपन अपने घर वालों को जो लेट से पानी का गिलास ला के देते हैं, है ना, उनकी बातें सुन के जो भी काम कर रहे, क्या अपन लेबर है क्या? नहीं, क्योंकि अपने को क्या नहीं मिलता? रिवॉर्ड नहीं मिलता, है ना? अपने को नॉर्मली घर वाले बहुत पैसा दे रहे, लेकिन उस काम के लिए पैसा दिए क्या? नहीं देते, है ना? सो इट्स नॉट अ लेबर। और किसी दिन ऐसा हो जाए कि तुमको बोला जाए कि ऑफिस या फिर पर्टिकुलर एक काम करो और इस काम के बदले में ले तेरे को 5 रुपए मिल रहे, तो तुम क्या बन जाएंगे? लेबर बन जाएंगे। ठीक है। यस। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोडक्शन जो एक्टिविटी है ना, सो यहां पे जो अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो यूटिलिटी ऐड करता है, ओके, उसको हम प्रोडक्शन बोलेंगे। लेकिन ये एक्टिविटी फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए क्या? नहीं, ये एक्टिविटी किस बदले में होना चाहिए? पैसों के बदले में होना चाहिए, है ना? जो भी एक्टिविटी आप करते हो, ओके, जिससे सामने वाले को यूटिलिटी मिल रहा है लेकिन आपने फुकट में किया है, तो वो प्रोडक्शन है क्या? नहीं। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे पेमेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन जरूरी है, तभी हम उसको कहां कंसिडर करेंगे? प्रोडक्शन में कंसिडर करेंगे, वरना करने वाले क्या? नहीं करने वाले, राइट? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो दिया है दैट इज अबाउट द लेबर। लेबर के फीचर्स पे आते हैं। चलो, सबसे पहला लेबर का फीचर क्या बोला है? ह्यूमन एफर्ट, राइट? लेबर का मतलब क्या है सर? लेबर मतलब किसी ना किसी इंसान को क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। ओके, लेबर का मतलब क्या है सर? ह्यूमन एफर्ट। कोई पर्सन अगर वर्क कर रहा है, कितने घंटे उसने काम किया, है ना, कितना वेट उसने उठाया, या फिर कितने नंबर ऑफ आवर्स वो वर्क करता है, या क्या वो काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। ठीक है। सो लेबर इज अ ह्यूमन एफर्ट। ठीक है। नेक्स्ट, लेबर कैसा होता है? पेरिशेबल। अगर एक बार समय चला गया, आपने उसका यूज नहीं किया तो खत्म। ओके, नेक्स्ट आप उसका वापस यूज कर सकते हो क्या? नहीं। कल आपने 2 घंटा जो है काम नहीं किया था, खाली बैठे वाले थे, आज 2 घंटा ज्यादा करो, कोई काम करने वाला है क्या? नहीं करने वाला। तो एक बार अगर लेबर का टाइम चला गया तो चला गया। लेबर कैसा होता है? पेरिशेबल नेचर का होता है। जब है तब यूज करो, वरना बाद में यूज होगा क्या? नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट, लेबर कैसा है? मोबाइल है सर, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पे, एक काम से दूसरे काम पे क्या कर सकते हो? भेज सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, राइट? ये बिल्कुल भी कैसा होता है? मोबाइल नेचर का होता है, यानी कि मूवमेंट करना इसके लिए क्या है? पॉसिबल है। ठीक है। फोर्थ, लेबर कैसा है? एक्टिव फैक्टर है ना? ये क्या है? अपना एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो पूरा काम करने वाला है। इसको हर जगह मेहनत लेना है, लैंड से इसको लैंड के ऊपर इसको काम करना पड़ेगा, जब जाके प्रोडक्शन होगा, या फिर रॉ मटेरियल का, या फिर सभी जितने भी अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका कोऑर्डिनेशन लाने की जिम्मेदारी किसकी है? लेबर की होती है। तो लेबर क्या माना जाएगा? लेबर इज अ एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये नहीं है तो प्रोडक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं है। आपके पास कैपिटल है, आपके पास रॉ मटेरियल, आपके पास जो है वो लैंड है, बट लेबर ही नहीं है, तो काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो लेबर उतना ही क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। लेबरर, ROR।
ठीक है। लेबर क्या होता है, लेबर जो है अपने लेबरर से बिल्कुल भी अलग हो सकता है क्या, नहीं, मतलब जब काम करने वाला पर्सन आएगा तभी काम होगा, वरना काम होगा क्या, नहीं। सो आपके पास अगर लेबरर आएगा ऑन योर लोकेशन तभी क्या मिलेगा सर, आपको लेबर मिलेगा, वरना मिलने वाला क्या, नहीं। हमें सिर्फ लेबर दे दो, लेबरर की जरूरत नहीं है, सब बोले तो चलेगा, नहीं चलेगा। लेबरर और लेबर इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बोला था लेबर के पास जो बार्गेनिंग पावर होता है वो बहुत ही क्या होता है, पुअर होता है, राइट। क्यों पुअर होता है, क्योंकि सर ये जायंट कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं और उस कंपनी के लोग क्या इनके सुनने वाले क्या, नहीं। वो लोग क्या बोलेंगे, काम कर रहा है तो कर वरना निकल जा, ठीक है, मेरे पास कई और लोग हैं काम करने को। तो जो हमारा बेचारा गरीब इंसान लेबर है, ओके, लेबरर जो है उसके पास में कोई पावर है क्या, नहीं, वो बार्गेनिंग नहीं कर सकते, बोलता है भाई जो है उतने में मैं काम करने को क्या हूं, तैयार हूं, आप खाली बोलो काम क्या करने का, यस और नो, दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट, लेबर पावर्स आर डिफरेंट, हर एक लेबरर का पावर सेम होता है क्या, नहीं, सभी लेबर्स का पावर क्या है, अलग अलग है, ओके। कोई भी लेबर एक जैसा नहीं होता है, सभी कैसे होंगे, अलग अलग, किसी के मेंटल स्किल्स अलग है, किसी के फिजिकल स्किल्स अलग होते हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। सभी लेबर एक जैसे नहीं होते, जैसा तुम लोग जितने बच्चे क्या सब एक जैसे है क्या, नहीं, सब बच्चे अलग है, तो वैसे ही हर एक लेबर क्या होगा, अलग हो। कल को जाके तुम लोग भी क्या बनने वाले हो, लेबर बनने वाले हो, है ना, यस और नो, यस। सीए बनने के बाद जॉब करेंगे ना, मेंटल प्रेशर और उसके बदले में क्या मिलेगा, पैसा, तो तुम क्या हो गए, राइट, पैसे वाले हो गए। नॉट ऑल आर प्रोडक्टिव, क्या सभी लेबर प्रोडक्टिव होते हैं क्या, नहीं। बहुत बार लेबर जो है खाली भी बैठता है, मस्त आराम करता है, कुछ भी काम नहीं है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। हर एक इंसान काम नहीं करता, कुछ लोग बड़े क्या रहते हैं, कामचोर रहते हैं, और वो लोग क्या है, अनप्रोडक्टिव अपने लिए हो सकते हैं, यस और नो, यस। सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इजीली, बोले लेबर का सप्लाई आप इजीली बढ़ा सकते हो क्या, नहीं सर, लोग लिमिटेड है, उनको बोले नहीं आज जो है वो ओवर टाइम करो, 10 घंटे काम करो, भाई मशीन थोड़ी है, इंसान है, इंसान के कुछ ना कुछ क्या होता है, लिमिटेशंस होते हैं। सो सप्लाई ऑफ लेबर आप कभी भी सडनली इंक्रीज नहीं कर सकते, उनका क्या हो भाई, फिजिकली कितना भी इंसान कितना काम करेंगे, लिमिटेड टाइम पे ही अपन काम कर सकते हैं। सो इजीली आपका लेबर का सप्लाई बढ़ाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। एंड नेक्स्ट अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंटली बात करते हैं अबाउट द लेबर सप्लाई। ओके सर, लेबर सप्लाई होता कैसा है, ओके, इसका कर्व कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इनका बोलना क्या है कि लेबर का जो सप्लाई है और जो प्राइस वेजेस जो उसको दिए जाते हैं ना, इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी डायरेक्ट होता है एट द इनिशियल स्टेज। जैसे जैसे आप किसी भी लेबर को बोलोगे कि हम आपको ज्यादा पैसे देंगे, तो वो इंसान ज्यादा टाइम काम करने के लिए क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। जैसे जैसे आप उसके वेजेस इंक्रीज करते जाते हो, वैसे वैसे वो अपने नंबर ऑफ आवर्स भी क्या करेगा, बढ़ाते जाएगा। बट हर एक लेबर को कहीं ना कहीं क्या आता है सर, सेटिस्फैक्शन आ जाता है। ओके, वो क्या सोचता है भाई, मुझे जो है पर डे बेसिस पे लेट से 1500 रुपीज कमाने थे, इतने में मेरे जिंदगी का क्या हो सकता है, गुजारा हो सकता है। तो अगर मुझे इससे ज्यादा पैसे मिलने लगे तो मुझे काम करना है क्या, नहीं, उल्टा वो क्या चाहता है, वो चाहता है भाई क्या करेंगे अपन, आराम करेंगे, ज्यादा काम करने का है क्या, नहीं। तो अगर आप वेजेस जो है लेबर के कॉन्स्टेंटली बढ़ाते जाते हो और आपने एक लिमिट के आगे उसको बढ़ा दिया जहां पे वो कम समय काम करके भी ज्यादा पैसे कमा पा रहा है पहले से, तो वो इंसान क्या करता है, कम समय काम करना प्रिफर करता है और बचे वाला टाइम में वो क्या करेगा, आराम करना चाहेगा, राइट, दैट इज द पॉइंट। सो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए इनिशियली लेबर का जो सप्लाई कर्व है वो क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। बट एट द लेटर पॉइंट जब उसका सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव हो जाता है, वो कम समय काम करके भी ज्यादा पैसे कमा सकता है, तो वो अपना नंबर ऑफ आवर्स को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसलिए यहां पे जो आपका सप्लाई कर्व बनता है लेबर का, वो कैसा बनता है, बैकवर्ड बेंडिंग बनता है, जिसे अपन बूमरैंग भी बोलते हैं, यस और नो, यस। इनिशियली ये बढ़ते जाएगा, बट एक लेवल के बाद में ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड बेंडिंग होगा। बैकवर्ड बेंडिंग क्यों हो गया सर, यहां पे आपके वेजेस क्या हो गए, पर आवर के लिए बढ़ गए, अभी अपन ज्यादा पैसे मिल रहे, कम काम करेंगे, क्योंकि टोटलिटी पे तो पैसा किसा मिल रहा है, ज्यादा ही मिलने वाला है। टोटलिटी में अपन पैसा ज्यादा कमा रहे, बट कम समय में काम करके कमा रहे, तो अपन क्या करेंगे, ज्यादा पर आवर वेजेस ज्यादा है और कम काम करना अपन प्रिफर करेंगे, और इससे क्या हो जाएगा सर, इससे आपका लेजर आवर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू योर वर्क आवर्स। इसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि आप यहां पे क्या कर रहे हो, काम को छोड़ रहे हो और दूसरी चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। और वहीं जब आपको पैसे कमाने की ज्यादा लत होती है ना, आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, जिसको मैं इनकम इफेक्ट बोलते हैं, वहां पे आपके वर्क आवर्स क्या होंगे, आपके लीजर आवर्स से
ज्यादा होते हैं। आप काम ज्यादा टाइम करना चाहते हो और आराम कम समय करना चाहते हो। दिस इज योर लेबर सप्लाई। ओके, नेक्स्ट अपना जो थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज योर कैपिटल। सर कैपिटल किसे बोला जाएगा? हर वो चीज जो अपने को बिजनेस में यूज होती है, ठीक है, हर वो एसेट जिसके हम क्या करते हैं, इनकम जनरेशन का काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है सर, यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें समझना जरूरी, एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है वेल्थ। कैपिटल किसे बोलेंगे कि सर कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट जो अपने बिजनेस में अपने को लगता है, जिससे अपन इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, वेल्थ किसे बोलेंगे? वेल्थ सर बिल्कुल भी आइडल फैक्टर है। सर इससे कोई इनकम बनती है क्या? नहीं, है ना, ये आपके पास में असेट है बट इस असेट से आपका कुछ भी इनकम जनरेट नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, लेट्स से आपके पास जो सोना चांदी है, आपके पास जो महंगी महंगी गाड़ियां है, आपके पास जो बहुत बड़ा बंगला है जिसमें आप रह रहे हो, ये सब आपका क्या है? वेल्थ है। ये आपका कैपिटल है क्या? नहीं, इकोनॉमिक्स के हिसाब से कैपिटल नहीं है। इकोनॉमिक्स में कैपिटल किसे बोलेंगे? सर ऐसी चीज जिसका यूज आप आपके बिजनेस में कर रहे हो, जिससे आप बिजनेस के लिए इनकम जनरेट करते हो, ऐसे जितने भी असेट्स आपके पास में है वो सब आपका क्या है? कैपिटल माना जाता है। ठीक है, सो दैट यील्ड्स इनकम विच इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? तो क्या है? कैपिटल जरूरी है। ठीक है, कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कब होगा? जब आपके पास क्या होगा? कैपिटल होगा। उसके बगैर होने वाला है क्या? नहीं, राइट। सर आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर तीन फैक्टर्स प्राइमरी होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर, है ना। ये सब क्या है? ये सब नेचुरल फैक्टर्स है और प्राइमरी फैक्टर्स है। लेकिन आपका जो कैपिटल है वो कोई प्राइमरी फैक्टर है क्या? नहीं, दैट इज अ मैन मेड फैक्टर, है ना। ये आपने खुद ने बनाया, आपने असेट्स खरीद के लाए, आपका पैसा था, है ना, उसको आपने क्या किया? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, यस सर। कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? तीन स्टेजेस और तीन तरीके से यहां पे अपन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, कोई भी पर्सन क्या करेगा सर? बैंक से लोन लाएगा, उस लोन को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उस इन्वेस्टमेंट से किसी ना किसी की क्या होगी? कमाई होगी, और वो लोग उसको आगे जाके क्या करेंगे? सेविंग्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उस सेविंग्स को वो लोग कहां रखेंगे? बैंक में रखेंगे। बैंक उस सेविंग को क्या करेगा? किसी ना किसी को लोन बांट देगा। दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन मतलब अगेन मूवमेंट ऑफ दैट सेविंग हो जाएगा और किसी ना किसी को क्या जाएगा? लोन जाएगा। फिर वो इंसान उसका क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ये साइकिल जब तक चलते रहेगा ना, जब तक इंडियन इकोनॉमी बढ़ते जाएगा। जब ये साइकिल रुक गया और जब ये साइकिल स्लो हो जाता है ना, तब इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ भी क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। लोग जितना कम सेविंग करेंगे, जितना कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही बिजनेसेस क्या होंगे? कम ग्रो करेंगे। जितना लोग ज्यादा सेविंग्स करते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और बिजनेस भी उतने ही फास्ट क्या करने वाले? ग्रो करने वाले हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैसों को क्या करो? सेव करो, कंज्यूम करो, है ना। पैसों का घर में तिजोरी में भर के रखने का है क्या उसको? नहीं। सेविंग का मतलब क्या है? सेविंग इन द सेंस बैंक्स में जाके उसको क्या करो? सेव करो। पैसा बैंक में रखो। ठीक है, घर पे रखने से उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। ठीक है, यस चलो ओके। यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस फ्लो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, कोई भी एक एंटरप्रेन्योर, है ना, जो बिजनेसमैन है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और ये पैसा दो तरीकों से आएगा, या तो खुद का पैसा होगा, ओन फंड्स, या तो कहां से लाना पड़ेगा? बैंक से लोन लाना पड़ेगा। अगर ये पैसा आ गया तो अपन क्या करने वाले? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर, इस इन्वेस्टमेंट से क्या लेके आएंगे? मशीन लेके आएंगे, रॉ मटेरियल लेके आएंगे और लेबर लेके आएंगे। ठीक है, और इन सब का यूज करके क्या बनाएंगे सर? हम फिनिश गुड्स। और इस फिनिश गुड्स को हम क्या करेंगे? मार्केट में जाके सेल कर देंगे। सर सेल करने से क्या होगा? प्रॉफिट, इनकम होगा। ओके, ये इनकम को आप क्या करोगे? या तो ड्रॉइंग्स और एक्सपेंसेस करोगे, या तो उसको क्या करोगे? सेव करोगे। सेव कहां करेंगे सर? बैंक में सेव करते हैं, और यही बैंक का पैसा किसी और बिजनेसमैन को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लोन। यस और नो? यस, ये साइकिल चलते रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपन ने बात किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, सबसे पहला कैपिटल का टाइप अपन ने पढ़ा था फिक्स कैपिटल। ऐसा पैसा जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने अपने बिजनेस में लगा दिया, उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। एक बार पैसा लगा दिया तो जल्दी वापस मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला। कहीं ना कहीं पैसा क्या हो गया? गुत जाता है, इसे हम बोलते हैं। ठीक है, सिंपली जो भी मशीनरी आपने खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, प्लांट खरीदा है, लैंड खरीदा है, ये सब आपका क्या है? फिक्स कैपिटल माना जाता है। ठीक है सर, सेकंड आता है आपका सर्कुलेटिंग कैपिटल। ऐसा कैपिटल जो सिर्फ और सिर्फ कितने बार यूज होगा? वंस, एक ही चीज। अगर आपने पैसा ऐसी चीज में लगा दिया जो कितने बार यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होना है, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटिंग कैपिटल, है ना। एक बार पैसा लगाया, बार बार यूज होगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे?
फिक्स कैपिटल, एक बार पैसा लगाया एक ही बार यूज होगा, उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलेटिंग कैपिटल। जमीन में एक बार अगर बीज बो दिए, झाड़ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो गया, वापस मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला, राइट। नेक्स्ट, फ्यूल, एक बार अगर आपने गाड़ी में पेट्रोल भरा और किसी भी मशीन में जो है वो फ्यूल भर दिया, अगर वो मशीन चलेगी, गाड़ी चलेगी तो पूरा फ्यूल क्या हो जाएगा? जल जाएगा, वापस मांगेंगे तो गाड़ी देने वाली है क्या? नहीं, सर्कुलेटिंग कैपिटल। ऐसा पैसा जो आपने ऐसी चीजों के लिए यूज किया है जो सिर्फ कितने बार यूज होती है? एक बार, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सर्कुलेटिंग कैपिटल। थर्ड आता है आपका रियल कैपिटल। जितने भी आपके फिजिकल गुड्स है ना, फिजिकल गुड्स के लिए आपने जो खर्चा किया है उसे हम क्या बोलते हैं? रियल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, ये सब आपका क्या है? रियल कैपिटल माना जाता है, ठीक है। सर ह्यूमन कैपिटल किसे बोलेंगे? जो भी आपके पास में ह्यूमन स्किल्स और एबिलिटी है, जो भी लोग आपके पास में काम कर रहे हैं वो आपका क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। उनके जो स्किल्स है, उनके जो एबिलिटीज है वो आपकी क्या है? ह्यूमन कैपिटल मानी जाती है। तो जितने होशियार लोग आपके पास होंगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या है? अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट द टेंजिबल कैपिटल। टेंजिबल कैपिटल किसे बोलेंगे? सर ऐसा असेट जिसको आप क्या कर सकते हो, है ना, आपके सेंसेस से पता कर सकते हो या फील कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल कैपिटल, ठीक है। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये सब टेंजिबल कैपिटल। इनटेंजिबल कैपिटल किसे बोलेंगे? सर ऐसा कैपिटल जिसको आप आपके सेंसेस से मतलब पता कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, है ना, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, है ना, उसको आप क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल कैपिटल। जो भी आपके कॉपीराइट है, गुडविल है ना, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, वो सब आपकी क्या है? इनटेंजिबल कैपिटल माने जाते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल कैपिटल। आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। सोशल कैपिटल, ऐसे असेट्स, ऐसे कैपिटल जो किसको बिलोंग करते हैं? सोसाइटी को, उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल कैपिटल। जो भी रोड्स है, ब्रिजेस है, हाईवेज है, ठीक है, वो सब क्या है? सोशल कैपिटल माने जाएंगे। एंड लास्ट इज योर फ्लोटिंग कैपिटल। ऐसा कैपिटल जो मल्टीपल यूजेस के लिए, मल्टीपल पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब सर बहता चला तू, है ना, तो ये भाई किधर भी यूज कर सकते हैं अपन पैसा, ऐसे पैसे को अपन क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग कैपिटल बोलने वाले हैं, राइट। दीज आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल जो अपन ने डिस्कस किए, ओके, यस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने को जो पढ़ना है दैट इज, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, टीपी, एपी और एमपी। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। चलो सर, टोटल प्रोडक्ट किसे बोलेंगे? जितने भी इनपुट्स आपके पास है उन सबका यूज करके आपने जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है उसे हम क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। सर एवरेज प्रोडक्ट किसे बोलेंगे? ऑन एन एवरेज एक इनपुट ने कितना प्रोडक्शन किया है उसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोडक्ट। यानी कि एक इनपुट का यूज करके आपने ऑन एन एवरेज कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसे हम क्या बोलेंगे? एवरेज प्रोडक्ट। सर एवरेज प्रोडक्ट कैसे आएगा? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनपुट्स, तो आपको क्या मिलेगा? एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सर व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? ठीक है, एक एडिशनल इनपुट यूज करने से कितने आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा मैं? एक एडिशनल इनपुट का यूज करने से कितने आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है तीनों चीजें? चलो आगे बढ़ते, एग्जांपल देखो, ठीक है। अभी अपन यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि अपना जो लेबर है, ठीक है, लेबर कैसा है सर? वेरिएबल है। अपन क्या कर रहे हैं, अपने पास एक मशीन है जिसके अंदर आप 15 यूनिट मैक्सिमम बना सकते हो, ठीक है, और जिसके अंदर आप जो है वो मैक्सिमम 7 लोगों को काम पे लगा सकते हो। कितने लोग लगा सकते हो? 7। ये अपन ने अज्यूम किया है, ठीक है। अपना अजम्पशन है कि कितने एम्प्लॉइज हो सकते हैं सर? एम्प्लॉइज होंगे 7 और मैक्सिमम यूनिट्स कितने बन सकते हैं? 15, ठीक है, यस। चलो अभी अपन ने उस मशीन के ऊपर एक एम्प्लॉय लगाया। एक एम्प्लॉय ने कितना यूनिट बनाया सर? 2 यूनिट बनाया, है ना। इनिशियल लेबर ने 2 यूनिट्स बनाए। सो एपी और एमपी दोनों भी क्या हो गया? 2। फर्स्ट के लिए बिल्कुल भी क्या होता है? सेम। अपन ने और एक एम्प्लॉय वहां पे काम पे लगाया, ठीक है। जब 2 लोग काम कर रहे थे, दोनों ने मिलके कितने यूनिट बना दिए? 5 यूनिट बना दिए, ठीक है। और जो ऑन एन एवरेज कितना हो गया अभी? 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2.5। सर ये जो एक एक्स्ट्रा लेबर आया इसने कितने यूनिट बनाए? इसने बनाए 3 यूनिट्स, तो ये क्या हो गया आपका? मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने और एक एम्प्लॉय को वहां पे काम लगाया, तीनों लोगों ने मिलके कितने यूनिट बना दिए? 9 यूनिट्स बना दिए। सो एवरेज प्रोडक्ट कितना हो गया आपका? 3 हो गया, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट, इसने एक्स्ट्रा ने आके कितना काम किया? 4 यूनिट इसने प्रोड्यूस कर दिया। मतलब जो एक एक्स्ट्रा लेबर आ रहा है ना, वो क्या ज्यादा काम कर रहा है क्या पहले वाले से? यस। तो जो एडिशनल लेबर आ रहा है एट द इनिशियल फेज, वो पहले वाले से क्या करता है? ज्यादा काम करता है। और ऑन एन एवरेज भी क्या अपना नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है क्या?
यस, इनिशियली अपना ऑन एन एवरेज भी नंबर ऑफ यूनिट्स का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है सर, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है क्या? यस, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। मतलब क्या है सर? मतलब इनिशियली जैसे जैसे आप इनपुट्स को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपका आउटपुट क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है ना, किसके किसके बीच में? नंबर ऑफ यूनिट्स, टीपी, एपी, एमपी, सबके बीच में इनिशियली क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने और एक एम्प्लॉय वहां पे काम पे लगाया, 4 लेबर अभी वहां पे काम कर रहे हैं, चारों ने मिलके कितने यूनिट बना दिए? 12 यूनिट बना दिए। ठीक है सर, ऑन एन एवरेज कितना बना? 3। और एक्स्ट्रा लेबर ने आके कितना काम किया? 3 यूनिट्स इसने बना दिए। मतलब इसने एक्स्ट्रा कितने यूनिट्स? 3 बनाए। पहले वाले से कम है क्या? यस, बट इसने कुछ ना कुछ एडिशन तो अपने को दिया है। यस और नो? यस। ठीक है, ऑन एन एवरेज अभी सबका क्या है, बिल्कुल भी सेम चल रहा है, 3-3 यूनिट सब लोग मिलके बना रहे। अच्छा सर, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले वाले ने तो काम कम किया, फिर दूसरा तीसरा जो आता गया उसने काम ज्यादा होता गया। क्योंकि क्या होता है, पहले वाले जो लेबर्स है उनके एक्सपीरियंस का फायदा नए लेबर्स को होता है ना, उनकी हेल्प से नए लेबर क्या करते, ज्यादा काम करते। टीम वर्क से क्या होता है, काम अच्छा होता है। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, आपका जैसे जैसे इनपुट बढ़ते गए वैसे वैसे आउटपुट भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। नया एम्प्लॉय जो आ रहा है वो भी क्या कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है। बट राइट, इसके बाद में आपकी गाड़ी क्या होने वाली, थोड़ी बदलने वाली। क्यों? क्योंकि सर जो नया एम्प्लॉय आ रहा है ना अभी, उसके पास में काम करने के लिए स्कोप धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। राइट, इसके लिए जो न्यू लेबर आता है ना, वो ज्यादा यूनिट्स बना पा रहा है क्या? नहीं बना पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा काम कर रखा है। तो अपने लिए बचा ही काम थोड़ा सा, तो अपन काम कितना करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे, ज्यादा करेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब अपन एडिशनल यूनिट कितने बनाने वाले, अभी कम बनाने वाले हैं। ज्यादा बना सकते क्या अपन? नहीं, है ना। सो जो नया लेबर आपने लगाया, 5 लेबर, 5वां जो लेबर आपने वहां पे लगाया, 5वें लेबर के आने के बाद में टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, ऑन एन एवरेज कितना हो रहा है, 2.8। और एक्स्ट्रा जो उसने काम किया वो कितना है, 2 यूनिट्स का है। सर ये धीरे धीरे अभी देखो एमपी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। आपका एवरेज प्रोडक्ट भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ओके, बट टोटल प्रोडक्ट स्टिल क्या है, राइजिंग है, बढ़ते ही जा रहा है। आपने और एक लेबर लगाया, 6 लेबर लगा दिए। ठीक है, अभी क्या हो गया, 15 यूनिट्स बन गए, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन पे आप अभी पहुंच चुके हो, है ना। इससे ज्यादा प्रोडक्शन वैसे भी हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। ऑन एन एवरेज कितना हो गया, 2.5। और एक एक्स्ट्रा आने जो लेबर लगाया उसने सिर्फ कितने यूनिट बनाए, 1 ही यूनिट बनाया। ज्यादा काम किया क्या? नहीं किया। अच्छा, बट स्टिल आपको पता है आपके मशीन का कैपेसिटी कितना है, 7 एम्प्लॉइज का है। आपने क्या किया, और एक एम्प्लॉय वहां पे लगा दिया। बोले सबको बराबर काम करने को मिलेगा, 7 लगा दो एम्प्लॉय, 7 एम्प्लॉय लगा दिए। कितना आएगा प्रोडक्शन, 15। क्योंकि ऑलरेडी 6 लोग मिलके भी 15 यूनिट बना रहे थे, 7 लोग भी कितना बना सकते हैं, 15 ही बना सकते हैं। उससे ज्यादा बना सकते क्या? नहीं बना सकते। ठीक है, ऑन एन एवरेज कितना हो गया, 2.14। और एडिशनल कुछ भी उसने किया क्या काम? नहीं। मतलब ये जो 7वां लेबर आपने लगाया इसने एडिशनली कोई भी आउटपुट आपको दिया नहीं है। ये बिल्कुल भी क्या बैठा था, खाली बैठा था। जितना काम ऑलरेडी हो रहा है उसने उतना ही देखा है। कुछ भी किया गया नहीं, एडिशनल इनपुट इसने कुछ अपना दिया नहीं है। एडिशनल इनपुट से आउटपुट एडिशन आपको मिलता नहीं। और भी अगर आप स्टिल मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट लगाने के बाद में, मैक्सिमम आउटपुट आने के बाद में भी अगर आप और इनपुट्स लगाते जाते हो, लेट्स से 8वां और 9वां एम्प्लॉय जब आप लगा दोगे, सो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा क्या? नहीं, उल्टा क्या हो जाएगा, कम होने वाला है। क्यों कम होता है बोला? एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा हो गया तो अति तिथे माती, तो काम बनने की बजाय क्या होने वाला है, बिगड़ने वाला है ना। अभी ये लोग क्या करेंगे, मस्त गपशप करेंगे, गॉसिप्स करेंगे एक दूसरे की, है ना। बोले ये ऐसा कर रहा हो, ऐसा चुगलियां इनके क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। यस और नो? यस। ठीक है, तो काम होगा क्या? नहीं होगा, उल्टा धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एडिशनली काम करने के बगैर ये लोग क्या कर रहे हैं, जो आउटपुट पहले आ रहा था अभी वो क्या होते जाता है, कम होते जा रहा है। सो निगेटिव आउटपुट जो है आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है। यस और नो? यस, दैट इज द पॉइंट। ओके, सो ये अपने को क्या बता रहा है, अपने को ये बता रहा है सर इनिशियली जैसे जैसे आप इनपुट्स को लगाते जाते हो आपका टोटल प्रोडक्ट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एमपी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बट एक पॉइंट के बाद में जैसे ही आप इनपुट्स को और बढ़ाते हो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होते जाता है, कम कम होते जाता है। ओके, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आप इनपुट्स लगाते हो तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होने वाला है। ठीक है, यस। एवरेज प्रोडक्ट कैसा है, एवरेज प्रोडक्ट जो है वो इनिशियली बढ़ते जाएगा, ठीक है, एक बार मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, रिड्यूस होते
जाएगा, बट ये कभी भी जीरो होगा क्या? नहीं होगा। एवरेज प्रोडक्ट कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट आपका जो है वो इनिशियल से ही बढ़ते आ रहा है और एट द एंड तक यानी कि मैक्सिमम को रीच करने तक क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, बट उसके बाद में वो क्या हो जाएगा? कम होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। यस और नो? यस, दैट इज द पॉइंट। ये रिलेशनशिप अपने को समझना जरूरी है, क्योंकि इस रिलेशनशिप से ही आगे आपका पूरा क्या बनता है? लॉ बनता है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसकी बात कर रहा है अपने को? शॉर्ट रन की बात कर रहा है ना। शॉर्ट रन में शॉर्ट रन किसे बोला जाएगा? है ना, शॉर्ट रन किसे बोलेंगे? ऐसा सिचुएशन जहां पे एटलीस्ट 1 यूनिट शुड बी फिक्स्ड, है ना, बाकी सारे क्या रखो आप? वेरिएबल, ओके। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ऑल इनपुट्स आर नॉट वेरिएबल, उसे भी हम क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट रन बोल सकते हैं। कम से कम एक तो भी क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन डजंट मीन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर और 1 मंथ, 2 मंथ। शॉर्ट रन मीन्स ऐसा सिचुएशन जहां पे आपके पास कम से कम एक इनपुट क्या होगा? फिक्स होगा, या तो आपके सारे इनपुट्स वेरिएबल है क्या? नहीं है। किसी भी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन। और जब आपके सारे ही इनपुट्स क्या हो जाए? वेरिएबल हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग रन बोलने वाले, राइट। आप अभी ऐसे सिचुएशन में हो कि आप हर एक वेरिएबल को क्या कर सकते हो? बदल सकते हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन बोलते हैं, ओके। सो अभी अपन जो लॉ पढ़ रहे हो किसका है सर? शॉर्ट रन का है। शॉर्ट रन मतलब कम से कम एक इनपुट क्या होगा? फिक्स होगा, है ना। सो अपन यहाँ पे सिर्फ किसको बदल रहे सर? लेबर को बदल रहे हो, बाकी सारे इनपुट्स क्या है? फिक्स है, ऐसा हमने अज्यूम किया, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 नाम अपन ने बोले थे, याद है? सबसे पहला क्या था? इट्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सेकंड नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एंड थर्ड नेम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल, हाँ, लॉ ऑफ वेरिएबल इनपुट्स नहीं, क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू, जो भी है, ठीक है। 3 नाम पढ़े, यस। चलो, किसने बताया वैसे ये लॉ? पता है किसने बताया? अल्फ्रेड मार्शल। जहां नाम नहीं दिखा वहां क्या लिख दो? गलत है, पढ़ो वहां पे क्या दिया है। लिखवाया था मैंने तुमको, सैमुअलसन ने दिया है क्या? नहीं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दैट इज शॉर्ट रन का जो लॉ है, उसके अंदर अपन 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेज 1 इज योर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज 2 इज योर डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड स्टेज 3 इज योर नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। सर ये क्या है, कैसे? अपन अभी बात करते हैं। तीनों चीजें टीपी, एमपी और एपी, इसका रिलेशन क्या है विथ इनपुट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है अभी देखते हैं, ओके। सर एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या लिख लिया? लेबर, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या लिखा? टीपी, एमपी और एपी, ठीक है। अपन क्या बोल रहे हैं? जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता जाएगा? बढ़ते जाता है। इनिशियली सब चीजें बढ़ रही है, ओके। सो जब 0 लेबर था तो आउटपुट भी कितना था? 0 था। और जैसे जैसे लेबर बढ़ते गया वैसे वैसे आपका टोटल प्रोडक्ट क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होते जा रहा है? अगेन बढ़ते जा रहा है। टोटल प्रोडक्ट भी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम को रीच करता है, ठीक है। और इस मैक्सिमम, जब भी आपका एमपी मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पे अगर आप टीपी पे अगर उस कर्व को, उस लाइन को टच करते हो तो आपको क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां तक आपका ग्रोथ रेट क्या होगा? बहुत ज्यादा फास्ट होगा, बट यहां से आपका ग्रोथ क्या होने वाला है? स्लो होने वाला है। ये आपको कौन रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, यस। स्टेज 1 के अंदर क्या होगा? एमपी मैक्सिमम होगा, ठीक है। देखो एमपी क्या होगा? राइज करेगा, बढ़ेगा, एमपी मैक्सिमम होगा। और उस पॉइंट पे अगर टीपी पे कोई पॉइंट लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, इसके बाद में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होते जाता है? डिमिनिशिंग होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, फॉल करता है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ स्टेज 1 वहां पे क्या होगा? वहां पे आपका एमपी और एपी एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करने वाले है। सर ये पॉइंट कौन सा होता है? ये पॉइंट ऐसा है जहां पे आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम होता है, राइट। तो दो चीजें, स्टेज 1 एंड कब होगा ये सवाल पूछा जाए तो कब होगा? जब आपका एमपी क्या होता है? एपी के इक्वल्स होता है और एपी आपका क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तब आपका स्टेज 1 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स आपके क्या हो जाएंगे?
खत्म हो जाएंगे। अभी यहां से किसकी शुरुआत होगी? स्टेज 2 की, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, है ना सर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अंदर क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट आपका बढ़ते जाएगा, कम होगा क्या? नहीं, बढ़ते जाएगा, बट इसका जो ग्रोथ रेट है वो क्या है? कम होते जा रहा है, डिमिनिशिंग है, ठीक है सर। टोटल प्रोडक्ट जो है वो अपने मैक्सिमम को क्या करता है? स्टेज 2 को रीच करता है। स्टेज 2 के एंड पॉइंट पे टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। सर एवरेज प्रोडक्ट की हालत क्या है? एवरेज प्रोडक्ट क्या है? बिल्कुल भी फॉलिंग है ना। स्टेज 1 के शुरुआत से स्टेज 2 के एंड तक एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा? फॉलिंग होगा। सर मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा है? मार्जिनल प्रोडक्ट बिल्कुल भी फॉलिंग है, फॉलिंग है, फॉलिंग है, और किसको टच करेगा? एक्स एक्सिस को टच करेगा, और वहां पे क्या हो जाएगा? वो जीरो होने वाला है। सो जहां पे आपका एमपी जीरो हो जाए और टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, वहां पे आपका स्टेज 2 क्या हो जाएगा? खत्म होने वाला है। दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो थे वो आपके क्या हो गए? अभी खत्म। और अभी आपके जिंदगी में क्या शुरू होगा? बिल्कुल भी नेगेटिव रिटर्न्स, यानी कि अगर आप अभी इनपुट्स को बढ़ाते हो तो आपको उससे कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा क्या हो जाएगा? आपका नुकसान हो जाएगा, है ना सर। अपने लिए सिचुएशन कौन सा बेस्ट है? स्टेज 2, है ना। यहां पे अपने लिए बेस्ट सिचुएशन है, क्यों? क्योंकि अपना टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो सकता है, और हर एक इनपुट जो अपन ने ऐड किया उससे कुछ ना कुछ आउटपुट तो आपको मिला ही है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिला ही है। ओके, कुछ भी नुकसान हुआ क्या आपका? नहीं हुआ। लेकिन स्टेज 2 के बाद में जो स्टेज 3 आ रहा है, वहां पे आपका क्या हो रहा है? टोटल प्रोडक्ट कम होते जा रहा है, फॉलिंग। टोटल प्रोडक्ट का फॉलिंग कब शुरुआत होता है? स्टेज 3 में शुरुआत होता है। ओके, और आपका एवरेज प्रोडक्ट भी क्या है? फॉलिंग है, लेकिन कभी भी एक्सिस को टच करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन आपका एमपी कैसा है? बिल्कुल भी नेगेटिव है, ऑलरेडी वो एक्स एक्सिस को टच करके नीचे जा चुका है, राइट। आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव होता है इन स्टेज 3। सर स्टेज 3 का अंत कहां पे होगा? कहीं नहीं होगा। जहां तक आप प्रोडक्शन करते रहोगे वहां तक क्या चलते रहेगा? स्टेज 3 चलते रहेगा। यस और नो? यस। यहां पे सर बेसिक अजम्पशन क्या है? आपने फिक्स चीज, आपके जो इनपुट्स है उसको आपने क्या रखा है? फिक्स रखा है। सिर्फ किसको बदल रहे हो आप? लेबर को बदल रहे हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे मशीनरी को बदलने की बात करता हूं, यानी कि 2 मशीनरी या 3 मशीनरी मैंने वहां पे लगा दी है, तो क्या लॉ इस तरीके से काम करेगा? नहीं करेगा। उल्टा मेरा नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कम होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे बेसिक अजम्पशन क्या लेते हैं शॉर्ट रन में, कि हमारे इनपुट्स क्या है? फिक्स्ड है। अपना जो मशीनरी है वो बिल्कुल भी क्या है? फिक्स है। वो चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये बेसिक अजम्पशन दिमाग में लेके अपन क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। यस और नो? यस। चलो 3 स्टेजेस कौन से? स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न, स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं। ओके, यस। चलो स्टेज 1 के अंदर क्या होगा? एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, और एपी और एमपी क्या होगा? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, स्टेज 1 के एंड पॉइंट पे, ठीक है। और स्टेज 1 में क्या आता है आपका? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आता है, जहां पे टीपी और मतलब एमपी जहां पे मैक्सिमम होगा, और वहां पे अगर टीपी पे अगर आप पॉइंट देखते हो तो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ठीक है। स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जहां पे एमपी क्या हो जाएगा? 0, और टीपी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एट द स्टेज 2 का एंड, ठीक है, यस। स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स, इसका कोई अंत है क्या? नहीं, है ना। ये शुरुआत होगा स्टेज 2 जहां पे खत्म होता है, और जब तक आपका इनपुट्स बढ़ते रहेगा जब तक ये चलते रहेगा, ठीक है। इसमें आपका एमपी नेगेटिव, एपी फॉलिंग, टीपी फॉलिंग, ठीक है। सर टीपी की फॉलिंग की शुरुआत कब होती है? स्टेज 3 में। एमपी के फॉलिंग की शुरुआत कब होती है? स्टेज 1 में। एपी के फॉलिंग की शुरुआत कब होती है? स्टेज 2 में, ठीक है। सिंपल सवाल है बट कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, यस। कभी भी ऐसे सवाल है, सिंपल काम करना है, क्या करो? डायग्राम ड्रॉ करो, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, और सॉल्व करो, ठीक है। चलो कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बोले। एमपी का स्लोप, एमपी क्या माना जाएगा? टीपी का स्लोप माना जाएगा। जैसे अपन ने एमयू इज द स्लोप ऑफ टीयू बोला था, वैसे क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट है। एमपी किसे रिप्रेजेंट करता है? टीपी के स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, कि टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ रहा है, वो किससे रिप्रेजेंट होता है? एमपी से रिप्रेजेंट होता है, ओके, यस। चलो, और एमपी का हाईएस्ट पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। बेसिक अजम्पशंस 4 चीजें, क्या बोला? टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी अनचेंज, है ना। कुछ इनपुट्स कैसे होंगे? फिक्स होंगे, और ये लॉ अप्लाई नहीं होता ऐसे फैक्टर्स को जो कहां अपन यूज करते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज करते हैं। मतलब सर बैचेस के अंदर आप प्रोडक्शन करते हो, या फिर पर्टिकुलर इतने चीजों के लिए इतने लोग लगेंगे, ऐसा अगर आपका फिक्स प्रोपोर्शन में काम चल रहा है ना, तो वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल है क्या? नहीं, क्योंकि जैसे ही आपका नंबर बढ़ जाएगा आपको चीजें बढ़ानी ही पड़ेंगी। लेट्स से अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि
मेरे पास ना एक बस है, वैन, बस बोलो या वैन बोलो, जिसके अंदर 25 स्टूडेंट्स जो है वो बैठ के जा सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास में जो है वैन में 25 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो मैं कितने वैन चलाऊंगा? एक वैन चलाऊंगा, है ना। अभी अगर समझो मेरे पास और बच्चे आ रहे, बोले हमको भी आपकी वैन में जाना है, बड़ी अच्छी आपकी वैन है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, सोफा फॉर्मस बैठने को देते, आप गाने वाने बजाते रहते वैन के अंदर, है ना, बोले हमको भी आपके वैन में आना है। ओके, अभी और 5 बच्चे यहाँ पे आने को रेडी है, ठीक है, तो क्या उसी वैन में बिठा सकते हो क्या? नहीं, नहीं बैठेंगे ना, कहाँ खड़े करते क्या उनको वैन के अंदर? दूसरे बच्चे बोलेंगे भाई देखो हमारे वैन में लोग क्यों आ रहे थे? बिकॉज ऑफ द कंफर्ट। अगर हम और बच्चे घुसा के कंफर्ट ही खत्म कर देंगे तो लोग आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो इनके 5 बच्चों के लिए क्या नई वैन लेके आए क्या? नहीं लेके आ सकते। फिक्स प्रोपोर्शन, जहां पे चीजें फिक्स प्रोपोर्शन में यूज होती है ना, वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल है क्या? नहीं है, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। ओके, वी कंसिडर ओनली फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ओके, बाकी इनटेंजिबल चीजों को हम कंसिडर कर रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल चीजों की अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बात करने वाले है। दिस इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यस और नो? यस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको क्या बताता है कि एक एक्स्ट्रा इनपुट लगाने से आउटपुट में क्या चेंजेस आ रहे है ना। इनका बोलना क्या है? एक्स्ट्रा क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल इनपुट्स जो है वो आप बढ़ाते जाओ और आउटपुट किस तरीके से आपका कम होते जाता है ना। जैसे जैसे आप इनपुट्स को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपका आउटपुट क्या होते जाता है? कम कम होते जाता है। एक्स्ट्रा एडिशनल इनपुट से जो मिलने वाला एडिशनल आउटपुट है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस होते जाता है, राइट। ओके, चलो, यस, एक्स्ट्रा आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा इनपुट विल बिकम लेस एंड लेस, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, अपन किसकी बात कर रहे हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा बाय इंक्रीजिंग इनपुट्स, वो क्या होते जाता है? धीरे धीरे कम कम होते जाता है। टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, मेन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इज एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना। इनपुट्स बढ़ाने से मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या असर हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना। चलो, यस, ओके, समरी भी यहाँ पे पूरा मस्त तरीके से बना के दिया है, ये पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम क्या हो जाएगा? खत्म, है ना। बाकी डिटेल कुछ भी पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, बस ये समरी पढ़ो, काम तमाम है। ओके, नेक्स्ट चलो। ओके सर, स्टेज 1 के 2 रीजंस क्या है क्यों आपके बिजनेस में इंक्रीजिंग रिटर्न्स आने वाला है? देखो, सबसे पहला रीजन बोला था इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। बोले आप फिक्स फैक्टर को डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है? जैसे जैसे आप जो है वो नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका रिटर्न जो है वो क्या होता जाता है? बढ़ते जा रहा है एट द इनिशियल स्टेज। ओके, इट मींस वी कैन नॉट टेक फिक्स फैक्टर हियर मशीन इन प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? लेबर्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ओके, जैसे जैसे आप ज्यादा लेबर्स लगाते जाते हो ना वैसे वैसे क्या हो रहा है? काम लोगों में डिवाइड हो रहा है। जब काम लोगों में बांट दिया जाएगा, लोग क्या करेंगे? अच्छे से काम करेंगे और एन नंबर ऑफ टाइम्स वो ही काम करके लोगों का क्या हो रहा है? स्पेशलाइजेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, ये क्या है? इनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दीज आर द 2 रीजंस जिसकी वजह से आपका स्टेज 1 क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स का आपको दिखाई देता है। दैट इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर एंड डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेज 2। स्टेज 2 के पीछे किसका आते सर? यहाँ पे आपके फिक्स फैक्टर क्या हो जाते हैं? इनएडिक्वेट, मतलब जो आपका मशीन था ना, मशीन क्या होते जा रहा है? कम पड़ रहा है ना। अभी बहुत एम्प्लॉइज हो गए बट मशीन एक ही है और उसमें प्रोडक्शन भी कैसा होगा? लिमिटेड ही होगा। ज्यादा काम होने वाला है क्या? नहीं। इसके लिए आपका स्टेज 2 आता है, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, की एक्स्ट्रा इनपुट से कुछ भी ज्यादा आउटपुट मिल पा रहा है क्या? नहीं, आउटपुट कितना मिल रहा है? कम कम मिल रहा है। और थर्ड, यहाँ पे आपके सारे लेबल्स ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुके हैं, सारा एक्टिविटी ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है, और भी एक्स्ट्रा लेबर लगाने से कुछ भी रिटर्न्स मिलने वाले क्या? नहीं। नेगेटिव रिटर्न्स आपके स्टेज 3 में इसलिए दिखाई देते हैं। यस और नो? यस। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अपन ने पढ़ा था अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है ना। इनके 4-5 रिश्ते अपन ने पढ़े, ठीक है। सबसे पहला रिश्ता क्या बोला है? कभी भी अगर एपी राइजिंग होगा तो एमपी उसके क्या होगा? अबव होगा, है ना। जब भी आपका एवरेज प्रोडक्ट बढ़ते जाता है एमपी उससे अबव होता है, ठीक है। जब भी आपका एपी फॉलिंग होता है तो एमपी उसके बिलो होता है, ठीक है। सर, इसका सिंपल मीनिंग क्या बोला था तुमको? एमपी एपी से क्या है? ज्यादा एग्रेसिव है। वो बोलेगा तू बढ़ेगा तो मैं तेरे से ज्यादा बढ़ेगा, बोले तू गिरेगा तो मैं तेरे से ज्यादा गिरेगा। यस और नो? यस, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, जब एपी और एमपी इंटरसेक्ट होते हैं तब क्या होता है? एपी हाईएस्ट होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। एपी क्या होता है?
हाईएस्ट होता है, राइट। एपी के मैक्सिमम पॉइंट पे एमपी और एपी एक दूसरे को क्या करते हैं, मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब कभी भी एपी आपका राइजिंग होगा, आपका एमपी क्या होता है, राइजिंग, और इट में भी फॉलिंग, और इट में भी मैक्सिमम, ठीक है। कांस्टेंट बोलो, मैक्सिमम बोलो, सभी चीजें इसके लिए पॉसिबल है। यानी कि सर एपी राइजिंग होगा तो एमपी या तो राइजिंग होगा, या तो कांस्टेंट मैक्सिमम होगा, या तो क्या होगा, फॉलिंग होने वाला है। बट जब कभी भी एपी फॉलिंग होता है तो एमपी हमेशा क्या होगा, फॉलिंग ही होगा। दूसरा कोई ऑप्शन है क्या उसके पास में, नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। देखो एग्जाम के अंदर तुमको सिंपल सवाल आता है, बोले एपी इज राइजिंग, हाउ इज एमपी, एमपी ऑप्शन दिया, एमपी राइजिंग है, मैक्सिमम है और फॉलिंग है, और ऑप्शन दिया कि कांट से, तुम गलती से कुछ भी टिक करके आ जाएंगे, तो क्या होना चाहिए आंसर, कांट से। बता नहीं सकता भाई, जब एपी बढ़ रहा है तो एमपी कुछ भी हो सकता है, पागल है एमपी, कुछ भी करता है, ठीक है। उसका बता सकते हैं हम, कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन जब एपी फॉलिंग होगा तब एमपी क्या होगा, फॉलिंग होता है, ये हमको पक्का पता है, ठीक है। यस और नो, यस, दिस इज द रिश्ता बिटवीन एमपी एंड एपी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, दैट इज लॉन्ग रन का लॉ। लॉन्ग रन के लॉ के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, कौन से, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। सर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसका मतलब क्या है, जितना आपने इनपुट को बढ़ाया उससे ज्यादा आपका क्या बढ़ जाएगा, आउटपुट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। जितना आपने इनपुट्स को बढ़ाया उतना ही आपका आउटपुट बढ़ता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और जितना आपने आउटपुट बढ़ाया उससे कम, सॉरी, जितना आपने इनपुट बढ़ाया उससे कम आपका क्या बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलने वाले है। दिस इज द ओनली लॉन्ग रन का लॉ, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल, सॉरी, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल किसका है, लॉन्ग रन का है। लॉन्ग रन में हर चीज क्या है, वेरिएबल, कुछ भी बदल सकते हैं आप। इसका मतलब क्या है, आपको लगा रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल बढ़ाओ, आपको लगा लेबर ज्यादा चाहिए, लेबर बढ़ाओ, आपको लगा मशीनरी बढ़ानी है, मशीनरी बढ़ाओ। तो आपका प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, आपके चेंजेस पे डिपेंड करता है। इट मे बी इंक्रीजिंग, जितना आपने इनपुट लगाया उससे ज्यादा क्या हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, या फिर जितना आपने इनपुट लगाया उतना ही क्या होगा, आउटपुट आएगा, दैट इज कांस्टेंट। और जितना आपने इनपुट लगाया उससे कम क्या होगा, आउटपुट आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलने वाले है। एक चीज इंपॉर्टेंटली याद रखना है, कभी भी यहां पे रिटर्न्स टू स्केल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने इनपुट बढ़ाया और आउटपुट गिर गया, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। यहां पे हमेशा इनपुट बढ़ाने से आउटपुट बढ़ता ही है, कितना भी बढ़ो, या तो कम बढ़ो, या तो ज्यादा बढ़ो, या तो इक्वल बढ़ो, यस और नो, यस। बट बढ़ना क्या है, जरूरी, गिरेगा क्या, नहीं गिरता है। इसका मतलब कौन सा स्केल है, शॉर्ट रन की अपन बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। चलो बढ़िया, ओके, चलो ओके। यहां पे आपका जो यूनिट 1 का कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 चीजें बचती है, ठीक है। अभी आ जाते हैं योर आइसो कॉन्ट एंड आइसो कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। आइसो कॉन्ट, आइसो कॉस्ट क्या होता है, देखो आइसो कॉन्ट क्या है, सर आइसो कॉन्ट ऐसा कर्व है जो आपके ऐसे इनपुट्स को यूज करके आपको क्या देगा, सेम नंबर ऑफ आउटपुट देने वाला है ना। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को यूज करेगा और आपको क्या देगा, सेम नंबर ऑफ आउटपुट देने वाला है। इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोकॉन्ट, है ना। आइसोकॉन्ट इज सच अ कर्व जो आपको क्या देगा, इक्वल प्रोडक्शन बताने वाला है, कि ऐसे 2 इनपुट्स का हम यूज कर रहे हैं जिससे आउटपुट कैसा निकलता है, सेम निकलता है। लेट्स से फैक्टर एक्स है और फैक्टर वाई है, इन दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को ये लोग यूज कर रहे हैं, और जो आपका जो आउटपुट है वो बिल्कुल भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। लेट्स से एक्स फैक्टर 1 यूज किया और वाई फैक्टर 12 यूज किया, दोनों का मिलके प्रोडक्शन कितना हो गया, लेट्स से 5 का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेम अगर मैं फैक्टर एक्स के 2 यूनिट्स यूज करता हूं और फैक्टर वाई के कितने करूंगा, 8, तब भी मेरा नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, 5 ही होगा, है ना। ये आइसोकॉन्ट कर्व मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करता है जो अलग अलग इनपुट्स का कॉम्बिनेशन है, बट उनका आउटपुट कैसा होगा, सेम होगा। एक इनपुट आप धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो तो दूसरे इनपुट को आप क्या कर रहे हो, कम करते जा रहे हो, बट आपका आउटपुट रिमेन्स द सेम, ठीक है। जैसे मैंने फैक्टर एक्स का लेट से 3 यूनिट यूज किया, फैक्टर वाई के कितने करूंगा, 5 किया, और आपका टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, 5 होगा, है ना। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स बट आउटपुट रिमेनिंग द सेम, है ना। कभी एक इनपुट ज्यादा यूज कर रहे, कभी दूसरा इनपुट कम यूज कर रहे, बट आपका टोटल प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, है ना। और ऐसे कॉम्बिनेशंस को कनेक्ट करने वाला जो कर्व है उसे हम क्या नाम देते हैं, आइसोकॉन्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है, इक्वल प्रोडक्ट कर्व। ये कर्व आपको क्या रिप्रेजेंट करता है,
कि दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स का यूज करके सेम आउटपुट ये क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। कभी x का 1 यूनिट लेंगे और y के 12 लेंगे तो भी आउटपुट उतना ही मिलता है, x के 2 लो और y के 8 लो तो भी आउटपुट उतना ही मिलता है, x के 3 लो और y के 5 लो तब भी आउटपुट उतना ही है, x के 4 लो y के 3 लो तब भी आउटपुट उतना ही है, और x के 5 लो और y के 2 लो तब भी आउटपुट उतना ही है। यानी कि इनपुट्स को आप क्या कर रहे हो, कम ज्यादा कर रहे हो, बट आउटपुट रिमेन्स द सेम। सो ये कर्व ऐसा कर्व है जो आपके ऐसे इनपुट्स का क्या बताता है, आपको कॉम्बिनेशन बताता है। ठीक है, x और y के कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आपको क्या देने वाले हैं, सेम आउटपुट देने वाले हैं। ठीक है सर, यहां पे जो आप एक्स्ट्रा मतलब एक एक्स्ट्रा जो आपने इनपुट लगाया x का, और आपको y के जितने इनपुट्स क्या करने पड़ रहे हैं, कम करने पड़ रहे हैं। यहां पे आप क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। किसका, y का x के लिए आप क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन। x अगर एक ज्यादा कर रहे हो है ना, x में अगर एक एडिशन किया तो y में कुछ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, y जो है x के बदले में आपने किसको हटा दिया, y को हटा दिया, तो y यहां पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन है ना। तो यहां पे अपन एक कॉन्सेप्ट पता करते हैं, इट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, कि x का अगर एक इनपुट बढ़ाया गया तो y के कितने इनपुट क्या करने पड़े, कम करने पड़े। उसको हम क्या बोलते हैं, MRTS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। x के कितने इनपुट हम क्या लेंगे अभी, सॉरी y के कितने इनपुट हम क्या लेने वाले, कम लेने वाले, एक एक्स्ट्रा इनपुट किसका लेके, x का लेके, हम उसको क्या बोलते हैं, MRTS। ठीक है, सो यहां पे आपका सेकंड फैक्टर के लिए MRTS कितना आएगा, 4, नेक्स्ट के लिए कितना आएगा, 3, ओके नेक्स्ट 2 एंड 1। अच्छा ये फॉलिंग है क्या, अच्छा ये स्लोप है क्या, यस। जब आपका स्लोप फॉलिंग होता है इसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कर्व आएगा। ओके यस और नो, यस। अच्छा, और आपके जो इनपुट्स है ओके इनका रिलेशनशिप कैसा है, ये जो दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है इनवर्स रिलेशनशिप है, एक चीज बढ़ते जा रही है तो दूसरी क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसका मतलब कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो यहां पे आपका जो आइसोकॉन्ड कर्व आएगा ये बिल्कुल भी कैसा आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन आने वाला है। यस और नो, यस। चलो ये पॉइंट है। ओके सर, नोट्स पढ़ लेते। एट एवरी पॉइंट ऑन आइसोकॉन्ड प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम, है ना। जैसा आप कोई भी पॉइंट पकड़ो, या तो ये या तो ये या ये कितने भी पॉइंट्स निकालो, सबका क्या होगा, नंबर ऑफ आउटपुट सेम होने वाला है। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स है जिसका यूज करके आप क्या कर रहे हो, सेम आउटपुट ले रहे हो। यस और नो, यस। चलो, आइसोकॉन्ड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर x एंड y, क्योंकि उनके बीच में क्या रखना है, सेम प्रोडक्शन रखना है। अगर दोनों को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, दोनों को कम कर देंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक को बढ़ाओ दूसरे को कम करो, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यस और नो, यस। सीसॉ, एक जन ऊपर गया तो दूसरे को नीचे आना पड़ता ना, दोनों हवा में रहते क्या, नहीं, दोनों नीचे आते क्या, नहीं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को ऊपर नीचे खेलना पड़ेगा। यस और नो, सर को हाथ मत लगाओ, ठीक है, ध्यान रखो बस। ओके, ऐसे छोटी छोटी चीजें बोलना पड़ता है तो तुमको ज्यादा याद रहता। यस और नो। चलो, आइसोकॉन्ड क्या होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, है ना। यस। और आइसोकॉन्ड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्या, नहीं करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आइसो कॉस्ट। आइसो कॉस्ट किसे बोलेंगे अपन, सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देने वाले फैक्टर्स, है ना। अपन क्या कर रहे हैं, अपन दो इनपुट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे जिससे खर्चा क्या लगेगा, सेम, है ना। अगर मैं 10 रुपए में x के 15 यूनिट खरीद पाता हूं, बच्चे वाले पैसे में किसके खरीदूंगा, y के खरीदूंगा, और दोनों को मिला के कुछ तो भी नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगे। अपने को मालूम है क्या कितने बनने वाले, नहीं मालूम है ना। सो आइसो कॉस्ट आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जितने पैसे हैं उस पैसे में दो इनपुट्स के अलग अलग कितने कॉम्बिनेशंस आप खरीद सकते हो। कभी x के 10 खरीदोगे तो y के 20, कभी अगर x के 15 खरीद पाते हो तो y के अभी कितने खरीद पाओगे, 10। यस और नो। तो इनके बीच में अगेन क्या हो जाएगा सर, इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि आपके पास पैसे कैसे, लिमिटेड। अगर उसी पैसे में एक चीज ज्यादा खरीदेंगे तो दूसरी कम खरीदना पड़ेगा, और पहली चीज कम खरीदेंगे तो दूसरी कितना खरीदेंगे, ज्यादा। आपको पूरे पैसे यूज करने, कुछ भी छोड़ने का है क्या, नहीं। सो ऐसा कर्व जो आपके बजट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आपके पास जितना पैसा है उतने पैसे में कितने इनपुट्स आप दो खरीद सकते हो, है ना। x के कुछ यूनिट और y के कुछ यूनिट जो आप खरीद सकते हो, उसका कॉम्बिनेशन जो आपको रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या नाम देते हैं, आइसो कॉस्ट कर्व, राइट। ऐसा कर्व जो कि आपको बताता है कि जो सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में
आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के कितने इनपुट्स क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। यस और नो? यस, दैट इज इक्वल कॉस्ट लाइन भी अपन इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट अपन इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ओके चलो उसी बहाने तुम्हारे, चलो तुम लोग इधर ध्यान दो, लास्ट पॉइंट। ओके, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब होता है? जब प्रोड्यूसर को कम से कम खर्चे में प्रोडक्शन किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा क्या बनने वाले हैं, यूनिट्स बनने वाले हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम। कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलने वाले हैं, आपका प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम बोलने वाले। ठीक है, इसे हम क्या बोलने वाले, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, है ना। आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या पता चलता है, आपका प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पता चलता है, राइट। ऐसा पॉइंट जो कि आपसे कम से कम खर्चे में आपको इनपुट देगा और जिसमें आपका क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट और सेम आउटपुट बनने वाला है। कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट और सेम आउटपुट जहां पे आपको मिलता है, वो इनपुट्स का कॉम्बिनेशन आप क्या करने वाले हो, चूज करने वाले हो। यस और नो? यस, दैट इज द पॉइंट, है ना। ये आपका हो गया आइसोकॉन्ट, ओके, और ये क्या हो गया आपके आइसोकॉस्ट। अभी ये आइसोकॉन्ट ए, बी और सी पॉइंट है, एक बड़े कॉस्ट पे आ रहा है और दूसरा छोटे कॉस्ट पे आ रहा है, यानी कि सेम आउटपुट है, दो अलग अलग इनपुट्स का कॉम्बिनेशन है, बट आउटपुट क्या है इनका, सेम है। ए लो या बी लो या सी लो, कोई भी कॉम्बिनेशन लो, आपका आउटपुट क्या है, सेम है, बट ए का और सी का कॉस्ट क्या है, ज्यादा है, और बी का कॉस्ट क्या है, कम है। तो आप कौन सा चूज करेंगे बीइंग अ प्रोड्यूसर, बी कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, जहां पे कॉस्ट क्या लगता है, कम, और यूनिट्स क्या बनेंगे, ज्यादा बनने वाले हैं। यस और नो? यस, चलो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।